कल आपका फर्स्ट टर्म का पेपर है। उसी पेपर के लिए इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी कौन कौन से पार्ट इस टर्म में आने वाले हैं। गद खंड है, उसमें भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा आ रहा है, एक गीत यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो, कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज और सहज स्वीकारा, ये हमारा काव्य खंड में आएगा। जो हमारी दूसरी पुस्तक है उसमें से सिल्वर वेडिंग और जूझ आने वाला है। जो भी हमारे लेसन आ रहे हैं उन सबका वस्तु परख ही आएगा। ये तो आपका उसके अंक होंगे 10। एक आपकी कविता होगी अनसीन यानी कि अपठित, प्रश्न आपके वस्तु परख होंगे, ये 5 नंबर का रहेगा। मीडिया यानी कि अभिव्यक्ति और संचार माध्यम जो आपका है वो भी 5 नंबर का आएगा और वस्तु परख होगा। काव्यांश और गद्यांश देने के साथ साथ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू में होंगे। एक प्रश्न आपका और होगा 5 नंबर में, जिसमें से पठित पाठों का एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इसमें जो कविताएं हैं उसमें से भी और जो आपके प्रोज का हिस्सा है यानी कि उसमें से भी पूछा जा सकता है, यानी कि मिले जुले 5 प्रश्न आपके हो सकते हैं। तो इस तरह आपका ये 40 मार्क्स का पेपर हो गया। देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि भक्तिन का नाम किस प्रकार से उससे मेल नहीं खाता था, तो इसका उत्तर है कि उसकी दशा ऐसी थी जिसके कारण उसका नाम उससे मेल नहीं खाता था। गोपालिका भक्तिन के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि भक्तिन ने 3 कन्या रत्न उत्पन्न किए थे। जो प्रश्न आपके एमसीक्यू में बनेंगे ये उसके उत्तर होंगे, ऐसा सोचकर मैं बस वो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। भक्तिन के पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसकी सास ने उसकी उपेक्षा की क्योंकि वो स्वयं पुत्रों की माता थी। गद्यांश में छोटी बहू भक्तिन को कहा गया है। भक्तिन द्वारा पैसे मटकी में छिपाकर रखना चोरी नहीं बल्कि रुपए संभालना कहा गया है। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताती थी। भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य मालकिन को खुश करना था। दूसरा पार्ट आपका होगा काले मेघा पानी दे। इंद्रसेना मकानों के सामने रुक जाती थी जहां पर उस पर पानी डाला जाता था। जेठ और आषाढ़ के महीनों में इंद्रसेना इंद्र से पानी मांगती थी। इंद्रसेना जब निकलती थी तब गंगा मैया की जय बोलती थी। अगर प्रश्न आए किसकी जय बोलती थी तो आपका उत्तर होगा गंगा मैया की जय। ऑप्शन कितने भी हों मगर ये जो करेक्ट होंगे मैं वो बता रही हूँ आपको। इंद्रसेना पर घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी उंडेला जाता था। कीचड़ के कारण बालकों के हाथ, पैर और उनका पूरा शरीर और मुंह सब मिट्टी में गंदे हो जाते थे। ये फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े से एमसीक्यू के उत्तर आपको बता रही हूँ। एमसीक्यू के पूरे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। उनके मन में गर्व होता है इसलिए वो पैसा नहीं जोड़ते। संयमी व्यक्ति फिजूल का सामान को बेकार समझते हैं और बोझ समझते हैं। पैसा बहाना अर्थात फिजूल खर्ची करना उन्हें पसंद नहीं होता। बुद्धि और संयम से काम लेने वाले व्यक्ति पैसा जोड़कर गर्व का अनुभव करते हैं। पैसा पावर है, पैसे की पावर का रस उसकी परचेजिंग पावर में है। भगत जी जो एक कैरेक्टर इसमें आया है नामक व्यक्तित्व बाजार दर्शन पाठ में आया है। चूरन बेचने वाले भगत जी संतोषी स्वभाव के थे। चूरन अपनी गुणवत्ता के कारण एकदम बिक जाता था। भगत जी के प्रति सद्भावना के कारण चूरन खरीदने वाले चूरन के प्रति उत्सुकता रखते थे। भगत जी का नियम था कि वो 6 आने से अधिक चूरन नहीं बेचते थे। उसके बाद का बचा हुआ चूरन बच्चों को वैसे ही बांट कर चले जाते थे। या बाजार केवल उन लोगों पर असर डालता है जिनके मन खाली होते हैं। पाठ के अनुसार मन का खालीपन बाजारवाद को बढ़ावा देता है। बाजार का जादू उतरने पर लगता है आकर्षित करने वाली सारी चीजें हमारे जीवन में अधिक महत्व नहीं रखती हैं। नैतिक सबलता के सामने पैसे की व्यंग शक्ति चूर चूर हो जाती है। ये कुछ प्रश्न आपके जो एमसीक्यू में बन सकते थे उनके उत्तर होंगे, ऐसा सोचकर मैं बता रही हूँ आपको। इससे आपको पार्ट रिवाइज अवश्य हो जाएगा। ये जो कविताएं आपकी आ रही हैं वो हैं कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग संवेदनहीन होते हैं। दर्शन से अपाहिज व्यक्ति से उसकी पीड़ा बढ़ाने वाले प्रश्न किए जाते हैं। मीडिया कर्मियों का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय का लाभ होता है। हम समर्थ शक्तिवान में हम कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए कहा गया है। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने या रोने की स्थिति को कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाता है। होठों की कसमसाहट या असमर्थता बेचारे प्रोग्राम करने वाले पर दिखाई देती है। जब अपाहिज और दर्शक की मना स्थिति एक सी हो जाती है तब प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में कार्यक्रम सफल हो जाता है। अपाहिज की स्थिति का चित्रण करने का उद्देश्य कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता है। दोनों को एक संग रुलाना
पंक्ति में दोनों शब्द अपाहिज व्यक्ति और दर्शक के लिए आया है। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की यात्रा को बताया है। कवि ने कविता की उड़ान को कल्पना की उड़ान माना है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है, जिसे चिड़िया नहीं समझ सकती। सहज स्वीकारा आपकी एक कविता है, उसमें कविता में तुम संबोधन प्रेयसी के लिए किया गया है। मीठे पानी का सोता अर्थात मधुर भावनाओं की अधिकता। कवि को प्रिया का प्रेम अनंत निर्झर झरने के समान लगता है। कवि दंड अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान के लिए चाहता है। कवि के जीवन में प्रिय का सर्वोच्च स्थान है। एक गीत हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आपकी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें बच्चे माता पिता की प्रतीक्षा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया अपने बच्चों के लिए परेशान होती है तो उसकी उड़ान की गति बढ़ जाती है। कवि से मिलने को कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए उसके पैर शिथिल पड़ जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता रहता है पंक्ति से कवि बताना चाहता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। 5 नंबर में आपकी वितान यानी कि सिल्वर वेडिंग और जूझ से जो MCQ पूछा जाएगा, उसके लिए जो प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर इस प्रकार से हो सकते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू कोई भी बात गलत लगने पर समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। यशोधर बाबू पहले गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक साइकिल से आते जाते थे, परंतु अब पैदल आने जाने लगे थे क्योंकि उनके बच्चों को पिता का साइकिल पर सवार होना पसंद नहीं था। तो साइकिल के पर सवार होना बच्चों को पसंद नहीं था, बजाय इसके कि कोई और साधन लेते उन्होंने पैदल जाना ही शुरू कर दिया। यशोधर बाबू पुराने विचार वाले व्यक्ति थे, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है, इसलिए उनका अपने परिवार के साथ सदा मतभेद बना रहता था। जूझ कहानी के नायक आनंदा की अपने पिता से यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि वो पढ़ने जाएगा, क्योंकि उसके पिता पढ़ाई के नाम पर उसकी पिटाई करते थे। माँ से अत्यधिक लगाव के कारण आनंदा ने अपनी पढ़ने की इच्छा माँ को बताई। आनंदा बहुत खुश हुआ जब उसे पाठशाला जाने को मिला। आनंदा पिता के कहने पर खेतों में काम करता था। लेखक की पढ़ाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया एकदम सही था, क्योंकि वे लेखक को पढ़ाने के पक्ष में थे। यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो इसे पश्चिम की नकल समझते थे। यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी उनके मित्र और गांव भाई किशनदा की सहायता से मिली थी। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से उनके बारे में पता चलता है कि वे आधुनिक विचारों के पक्ष में नहीं थे। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू विचारों के मतभेद का दंश भोगने के लिए मजबूर थे, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। यशोधर बाबू का परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक था। जूझ कहानी में आनंदा की मां के कथन, अब तू ही बता मैं क्या करूं, में मां अपनी असमर्थता का बोध कराती है। आनंदा पर सौंदलगेकर जी का प्रभाव पड़ा, जिससे कविता में उसकी रुचि बढ़ गई। आनंदा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मां को दत्ताजी राव से बात करने का उपाय सुझाया। प्रश्न में कभी सिल्वर वेडिंग से बताती हूँ और कभी मैं बता रही हूँ जूझ से। कारण यह है कि दोनों पार्ट से मिले जुले प्रश्न ही आएंगे। यशोधर बाबू अपने परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे, क्योंकि उनकी सोच में नए विचार बेकार थे। किशनदा ने यशोधर को रसोइया इसलिए बनाया था क्योंकि उसकी आयु सरकारी नौकरी के लिए कम थी। लेखक का पिता काम नहीं करना चाहता था, इसलिए आनंदा को पाठशाला जाने से रोक दिया था। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पीढ़ियों का अंतराल, क्योंकि पश्चिम के अनुकरण के कारण मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं। यशोधर बाबू मिलनसार व्यक्ति है, यह इस बात से सिद्ध होता है कि किशनदा के यहाँ वे कई लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। आनंदा के मन में कविता लिखने का आत्मविश्वास मराठी अध्यापक की प्रेरणा से हुआ। आनंदा मटमैली धोती और गमछा पहनकर पाठशाला आया तो लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने ऊनी गाउन, दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालने के लिए दिया, उन्हीं पर यशोधर बाबू पर। चड्ढा और मेनन यशोधर बाबू से उनकी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में पार्टी मांग रहे थे। वसंत पाटिल के संपर्क में आने से आनंदा का मन पढ़ाई में लगने लगा। जूझ कहानी में गणित के अध्यापक बच्चों की पिटाई उनकी शरारत करने पर करते थे। यशोधर बाबू ने केक अंडे के कारण नहीं खाया, क्योंकि वो अंडा नहीं खाते थे। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी समहाउ इम्प्रॉपर बिना
इसलिए लगती थी क्योंकि अब वो बिना आस्तीन का ब्लाउज, ऊंची हील की सैंडल और रसोई के बाहर दाल भात खाने लगी थी। तो इस प्रकार से ये जो आपका MCQ बनेगा इन पाठों से, उनके जो उत्तर सही होंगे सब मैंने आपको पॉइंट्स के रूप में बता दिए और आपको साथ में लिख कर भी दे दिए हैं ताकि आप उनको ध्यान से देख लें। ये एक छोटा सा मैं रिवीजन आपको करा रही हूँ इसका। ये वीडियो मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया है क्योंकि आपके सारे पाठ इस पर रिकॉल हो जाएं। महादेवी के पास गांव की एक महिला आई जिसका पूर्व में नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपना नाम अब लक्ष्मी उनको बता पाती, इसलिए उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। उसके जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हुआ। बचपन में माता का देहांत हो गया, विवाह किया तो कुछ दिन बाद पति का देहांत हो गया, 3 कन्या रत्नों को जन्म दे दिया जिससे ससुराल में उसकी सम्मान थोड़ा कम हो गया। बड़ी बेटी का विवाह किया लेकिन उसका भी भाग्य अच्छा नहीं था, उसका पति भी स्वर्ग सिधार गया और फिर उसे अपने रिश्ते के भाइयों के तानों को सहना पड़ा। भाइयों के कारण उसे एक ऐसे व्यक्ति को अपनाना पड़ा जो उसके बिल्कुल लायक नहीं था। इस तरह से सजा मिली भक्तिन को और भक्तिन शहर महादेवी के पास आ गई और वो अब महादेवी के पास ही अपने जीवन में रहना चाहती थी। कारागार के नाम से बहुत डरती थी, इसलिए जितनी भी छात्राएं उनके संपर्क में थी, मतलब महादेवी के संपर्क में थी, वो अक्सर उसको कारागार का नाम लेकर डराया करती थी। लेकिन बहुत सारे दुर्गुण उसमें थे और बहुत सारे गुण भी थे भक्ति में, लेकिन उसने अब महादेवी का साथ न छोड़ने का विचार बना लिया था, इसलिए वो कारागार जाने को भी तैयार थी। महादेवी भी उससे अपने से अलग नहीं करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि अब इस कहानी का वो अंत कर दें, क्योंकि कहानी का अंत होने का मतलब है किसी एक का अंत हो जाना। तो ये आपकी भक्ति का छोटा सा एक रूप हो गया। एक कविता आपकी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसमें ये बताते हैं कि जो समय है वो आगे बढ़ता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जिनके पास कोई लक्ष्य है, जिनके पास कोई उद्देश्य है, वो उस तक जाने की जल्दी करते हैं। लेकिन जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो आराम से उसी रास्ते पर चलता रहता है। जैसे कि कवि, जिसका कोई प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए उसे घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, जबकि जो पक्षी हैं उन तक को संध्या के समय अपने घर लौटने की जल्दी हो जाती है। रचनाएं कैसे की जाती हैं यही बताती है हमें ये कविता के बहाने कि किस प्रकार से कविता को हम लिखते हैं, कौन सी चीज़ हमें मोटिवेट कर जाती है, प्रेरित कर जाती है, या हमें ऐसे विचार दे जाती है जिस पर हम पूरी कविता की रचना कर डालते हैं। कई बार बच्चों का खेलना, कई बार चिड़ियों का उड़ना, कई बार फूलों का खिलना हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि उस पर हम अपने शब्दों को लिख डालते हैं, और शब्द जब हमारे छंद के रूप में चलते हैं तो कविता बन जाती है। तो और कविता हमारी सालों साल चलती रहती है, जबकि जिनके कारण हम उस कविता को लिखते हैं वो कुछ क्षण में, कुछ दिनों में, कुछ पलों में, कुछ सालों में नहीं रहते। अगर फूल के बहाने हम कविता की रचना करते हैं तो फूल जो है कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जिस बच्चे को देखकर हम कविता करते हैं वो बच्चा भी कुछ दिनों में बच्चा न रह के बड़ा हो जाता है। या जिस चिड़िया को देखकर हम कविता की रचना करते हैं वो चिड़िया भी कुछ समय वहाँ रहती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो कविताओं की रचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम अपने विचारों को शब्दों के जाल में बुनते हैं, इसमें कुंवर नारायण ने यही बताया है। एक कविता आपकी है सहज स्वीकारा है। उसमें कवि अपनी प्रिया से अलग होना चाहता है क्योंकि वो अब अपना आत्मविश्वास बनाना चाहता है। जब कोई किसी के साथ रहता है, किसी के छाया में रहता है, जब कोई किसी की छत्र छाया में रहता है तो उसके जो स्वतः विचार हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाते, वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। इसीलिए कवि अपनी प्रिय के आच्छादन से दूर हो जाना चाहता है। वो दूर हो जाना चाहता है तो वो खुद दूर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसकी प्रिया उसको उससे दूर करे, और इतना दूर करे कि और इतनी कठिनाइयों में डाल दे कि वो फिर कभी वापस ना लौट सके। लेकिन वो कितनी भी कठिन स्थिति हो उस सबको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि सारी स्थिति उसको उसकी प्रिय द्वारा ही दी जाएगी। ऐसे भी जब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पौधे होते हैं तो पनपते नहीं हैं, उसी तरह से प्रिया के सहारों के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, पंगु सा हो गया है। इसलिए वो अब चाहता है कि उसके स्नेह बंधन से छूट जाए, निकल जाए, लेकिन स्वतः निकलना नहीं चाहता। उसके लिए भी अपनी प्रिया का ऑर्डर चाहता है, लेकिन वो जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उनको सहज स्वीकार कर लेगा। एक कविता आपकी है कैमरे में बंद पैच। किस प्रकार से हमारे कार्यक्रम बनते हैं, कैसे उनका प्रसारण होता है, और जिससे के माध्यम से वो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, यानी जिस पर वो कार्यक्रम बनाए जाते हैं
उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही इसमें रघुवीर सहाय जी ने बताया है। वो खुद दूरदर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए उसकी बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत बारीकी से सब कुछ जानते हैं, उन्होंने बताया है। प्रोग्राम हम बनाते हैं इसलिए कि हम किसी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी है, कवि का मत है कि वास्तविकता ऐसी है कि हम परेशानियों को कम नहीं करना चाहते, बल्कि उसकी परेशानी को दिखाकर अपने कार्यक्रम को पॉपुलर करना चाहते हैं और इनडायरेक्टली अपने आप को भी पॉपुलर करना चाहते हैं और एक सफल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी ये कविता हो गई। इसके साथ आपके पाठ है बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे। भीषण गर्मी के कारण सारा गांव त्राही त्राही कर पड़ता है। धरती तवे के समान जलने लगती है, मिट्टी चटक जाती है, चिड़िए पशु पक्षी सब बेहाल हो जाते हैं। चिड़ियाँ पानी के बजाय रेते में नहाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में जब सब कुछ सारे जितनी भी हम पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने भी हम कर सकते हैं उतना सब कर पाते हैं, उसके बाद करने के बाद जब बादल हम पर मेहरबान नहीं होते, वर्षा नहीं करते, तब बच्चे नंग धड़ंग गांव में निकल पड़ते हैं और इंद्र देवता से पानी मांगते हैं। जिन लोगों को उनको कीचड़ में लौटना पसंद नहीं, वो उन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। ये बच्चे अपने आप को कष्ट देकर इंद्र सेना बनकर इंद्र देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि पानी आए, सबकी प्यास बुझे और गांव में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। गगरी फूटी बैल प्यासा, आपका जो लास्ट इसमें पैराग्राफ आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गगरियां फूटी रहे हैं क्यों, इसलिए बैल प्यासे रह जाते हैं। पानी कितना भी बरसता है उनसे बाहर निकल जाता है। सहायता कितनी भी आए, व्यक्तियों को उसका कुछ ज़्यादा भला नहीं मिलता। ये शायद इशारा है हमारे लेखक जी का। तो इस प्रकार से आपके ये सारे पाठ हो गए। नहीं, अभी एक और बचा है बाजार दर्शन। इस पाठ को जैनेन्द्र कुमार जी ने 3 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ाया है। बाजार या उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। बाजार क्या है? इंद्रजाल है। हर चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है और हमारे साथ आने के लिए बहुत ही प्रयास करती है। कवि के मित्र बाजार गए, इतना सारा सामान खरीद लाए कि उनका पर्स खाली हो गया। पत्नी साथ थी, इशारा किया पत्नी के कारण इतना सारी खरीदारी करके लाए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें पता ही नहीं था उन्हें क्या चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है, इसलिए जितना चाहा वो खरीदते चले आए। दूसरे मित्र बाजार गए, कुछ भी नहीं लेकर आए। लेखक के पूछने पर खाली हाथ क्यों आए हो, कहने लगे कि बाजार की एक एक चीज़ इतनी सुंदर थी कि वो कहती थी मुझे साथ लेकर चलो, मुझे साथ लेकर चलो। एक को लाता, एक को छोड़ आता तो क्या होता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लाया। तो 2 तरह के लोग ये हो गए। तीसरे प्रकार के लोग भगत जी जैसे हैं, जो बाजार जाते हैं, अपनी आवश्यकता को जानते हैं, क्या उनको लेना है बस उतना लेते हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि बाजार जो है उसकी हर चीज़ हमारे आने के लिए, हमारे साथ आने के लिए बेचैन रहती है और हम भी उसको लाने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन जब घर लाते हैं, देखते हैं तो वो चीज़ें हमें आराम के बजाय परेशान ज़्यादा करती हैं। हमें लेखक कहते हैं हमें भगत जी जैसा होना चाहिए, अपनी ज़रूरत का सामान लें और बाजार से आ जाए। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और जो एक बार में सामान ले आते हैं उनके कारण बाजार में सूनापन आ जाता है। बाजार जो है वो हमारी परचेजिंग पावर के कारण ही चलता है। चीज़ें जो हमारे घर में होती हैं उसे देखने से लोगों को अंदाज होता है कि हम कितना पैसा है रखते हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारे ओन पर होता है। इसलिए चीज़ें तो स्वयं जता जाती हैं कि व्यक्ति के पास कितना मनी है। इसी अपनी संतुष्टि के कारण व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को खरीद लाता है। जिस तरह से लोग भी जाते हैं उससे बचने के लिए पानी पीते हैं, उसी प्रकार से जब मार्केट जाएं, बाजार जाएं तो सोच कर जाएं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। अगर जब हम ऐसा करते हैं तो हम बाजार को जीवन देते हैं, बाजार को हम सार्थक रखते हैं। ये जैनेन्द्र कुमार जी का कहना है। इस प्रकार से बच्चों, जो भी आपका सिलेबस आने वाला है उसको मैंने छोटा छोटा सा करके आपको दोबारा से रिकॉल कराने की कोशिश की है। अब आपका सवाल ये मन में अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको मीडिया के यानी कि अभिव्यक्ति और संचार माध्यम का एक प्रश्न भी नहीं बताया। तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसके कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देने जा रही हूँ। इस प्रकार से आप वीडियो को देखकर अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। बस अब हमारे पेपर में 1 दिन ही बचा है। 16 को आपका पेपर है, 15 को ये वीडियो मेरा आपको मिल रहा है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके साथ ही जो प्रीवियसली डाले गए वीडियो हैं जिसमें MCQ ही है वो सब भी देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।